बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैकेनिक्स। और आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। उम्मीद है इस लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 5 और 6 इन दोनों को कवर करेंगे। और एग्जांपल नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ 70 फीट। एक लेडर है जिसकी लेंथ क्या है, 70 फीट है। तो हम यहाँ पे साथ साथ इसका डाटा भी लिखते जाते हैं, साथ साथ हम इसकी स्केचिंग करते जाएंगे। तो सोल्यूशन में हम ये लिखते हैं लेट L इज इक्वल टू 70 फीट बी दी लेंथ ऑफ लेडर। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे अगर हम लेडर ड्रा करें तो ये हमारे पास वर्टिकल वाल है, यहाँ पे इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस फ्लोर के साथ और इस वाल के साथ एक लेडर अटैच है। और ये जो लेडर है जब ये फ्लोर के साथ अटैच है तो यहाँ पे फ्लोर का रिएक्शन है और यहाँ पे ये दीवार को टच कर रही है तो यहाँ पे वाल का जो रिएक्शन है वो है S। ये जो लेडर है ये एंड वाल विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के ये यहाँ पे दीवार के साथ एंगल ऑफ 45 डिग्री बना रही है। इस जगह पे हम इसका एंगल लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द वाल एंड द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली बीइंग 1/3 एंड 1/2। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वहां पे लफ्ज वाल पहले यूज किया गया, देन ग्राउंड यूज किया गया। इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वाल एंड लेडर इज 1/3 S। तो यहाँ पे हम जो लेंगे ये होगा 1/3 S, जबकि जो हम फ्लोर के साथ लेंगे वो होगा 1/2 R। थोड़ा सा इसको बोल्ड करके लिखते हैं, चलिए इसको रेड से लिख लेते हैं। यहाँ पे है 1/2 R। इसके साथ साथ ये जो लेडर है डेफिनेटली इसका वेट जो है वो सेंटर से नीचे की तरफ आएगा, तो इस पॉइंट को हम G का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ मैन हुज वेट इज 1/2 दैट ऑफ द लेडर असेंड्स द लेडर। एक आदमी है जिसका वेट लेडर के वेट से तकरीबन हाफ है और वो लेडर पे चढ़ना स्टार्ट करता है। वेयर ही विल बी व्हेन द लेडर स्लिप्स। वो कहाँ तक पहुंचेगा जब लेडर स्लिप हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल फेनोमेन है, जब वो हाफ से पीछे होगा तो लेडर स्लिप नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो हाफ को क्रॉस करेगा उसके वेट के ओवर वेटिंग की वजह से, मतलब ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा कि लेडर जो है वो स्लिप करेगी और वो जो है ना वहां से कोलैप्स कर जाएगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो जो भी था वो लेडर से के हाफ से थोड़ा सा ऊपर पहुंचा। तो यहाँ पे हमने कहा कि उसका वेट जो है वो हाफ ऑफ द लेडर है, और जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेट ऑफ लेडर इज W, तो द वेट ऑफ मैन वो किसके इक्वल होगा, W/2 के। और W/2 ये हमने लिख दिया। अब हम इसको थोड़ी सी डिटेल्स की लिखते हैं। लेट L इज इक्वल टू 70 फीट बी द लेंथ एंड W be the weight of ladder. Let N/W/2 be the weight of a man. ये एक आदमी का वेट है। इसके बाद हम मजीद डिटेल्स इसकी लिखेंगे और वो इस तरह से हैं कि R and S be the reactions of R पहले लिखा है तो फ्लोर हम पहले लिखेंगे एंड wall respectively, where 1/2 R and 1/3 S be the coefficients of friction। इतनी डिटेल्स लिखने के बाद हम लिखेंगे रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along and perpendicular to the plane। जब हमने इस तरह से लिखा, फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या है, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। तो यहाँ पे है R + 1/3S, ये R की और 1/3S की डायरेक्शन अपवर्ड है, इज इक्वल टू W + W/2। तो अगर हम यहाँ से R फाइंड कर लें, R इज इक्वल टू
By taking LCM of w plus w by 2, we will get 3w by 2 minus 1 upon 3s. We name it equation number 1. उसके बाद जब हम लेफ्ट और राइट साइड की फोर्सेस लेते हैं तो इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे s है जबकि राइट डायरेक्शन में 1/2 r है, implies then r is equal to 2s. Put the value in equation number 1. जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ यूं है कि r की जगह पे हमने लिखा 2s इज इक्वल टू 3w by 2 माइनस s अपॉन 3, s वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, 2s प्लस s अपॉन 3 इज इक्वल टू 3w by 2. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7s अपॉन 3 इज इक्वल टू 3w by 2, वेयर s इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9w अपॉन 14, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. लास्ट टाइम हमने एग्जांपल नंबर 4 जब की तब मैंने कहा कि हम लेटर वाले क्वेश्चन में आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम सिर्फ मूवमेंट नहीं लेंगे, हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे बल्कि मूवमेंट भी लेंगे. और अब हमें मूवमेंट लेनी है. मूवमेंट के लिए मैंने कहा कि मूवमेंट किसी ऐसी जगह पे ली जाती है जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेज लग रही हैं. तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेज जो हैं वो लग रही हैं किस जगह पे, पॉइंट ए पे, इसके अलावा पॉइंट बी पे. अगर मैं इस लेटर को नाम देती हूँ ए बी सी का, लेटर का नाम है ए बी सी, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट डी. ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ई, दिस पॉइंट इज पॉइंट एफ एंड दिस पॉइंट इज जी. तो यहाँ पे अगली हेडिंग हम लिखेंगे रिजॉल्विंग. ये तो हो गया टेकिंग मूवमेंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए. ए के अबाउट ले रहे हैं, एस के अबाउट ले रहे हैं, सेम केस है क्योंकि दोनों के ऊपर जो है ना इक्वल फोर्सेस लग रही हैं. अब पॉइंट ए पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं आर और 1/2 आर, जबकि पॉइंट बी पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं नेम्ड एज एस एंड 1/3s. लेकिन मैं मूवमेंट ले रही हूँ अबाउट ए. ए के अबाउट जब मैंने मूवमेंट लेनी है तो मूवमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, क्लॉकवाइज फोर्सेज आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज. तो हमारे पास जो पहली फोर्स है डब्ल्यू, मैंने डब्ल्यू की मेजरमेंट लेनी है कि डब्ल्यू जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो ए की तरफ जाएगा. तो डब्ल्यू की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है. लेट मी चेक. ये डब्ल्यू है, ये रोटेशन इसकी ये आएगी, इसी तरह w/2 इस तरह से रोटेट करता हुआ ए तक आएगा, जबकि एस की जो डायरेक्शन है और जो 1/3s की जो डायरेक्शन है इन्होंने ए तक मूव करना है, तो इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो दो फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं, दो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज हैं. तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आर इक्वल. सो डब्ल्यू फोर्स है, ये फोर्स डब्ल्यू ली, तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ए एफ. इसी तरह से अगर मैं w/2 लूंगी तो जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, ए से ई तक. तो मैंने यहाँ पे लिखा w इंटू ए एफ प्लस w/2 ए ई इज इक्वल टू, नेक्स्ट फोर्स है मेरे पास s. ये फोर्स s है और s का जो वर्टिकल डिस्टेंस है जहाँ पे s एंगल ऑफ 90 डिग्री बना रही है वो है बी सी, प्लस 1/3s, और 1/3s का ये पूरी लाइन है तो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, ए सी. तो यहाँ पे मैंने लिखा ए सी. लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि हमने इसकी किस किस तरह से ट्रायंगल्स बनानी है और किस किस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ इसकी ट्रायंगल्स. अगर मैं देखूँ ए एफ जो है ये पॉइंट ए एफ जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ए एफ जी. और अगर यहाँ पे एंगल ऑफ 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ 45 डिग्री और यहाँ पे भी एंगल ऑफ 45 डिग्री होगा. तो ये यहाँ पे एंगल है. इसी तरह से अगर मुझे ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे पॉइंट डी लिखा. ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कोई आदमी जो है वो मूव कर रहा है और वो क्लैप्स होता है, और अगर वो होता है तो उसका जो डिस्टेंस है ए से डी तक वो एक्स है. तो x कितना होगा, x हमें फाइंड करना है. इसी तरह से अगर मैं बी सी लेती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, यहाँ पे एंगल ऑफ 45 डिग्री, और अगर मुझे ए सी लेना है तो यहाँ पे मैंने ए लिखा, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट क्या है, सी है. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एल. यहाँ पे एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस l/2.
मैं बार एंगल ऑफ 45 डिग्री को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस जगह पे एंगल होगा आप लोगों को ये चीज़ जहन में रखनी है कि वो जो लाइन होगी, तो जो स्ट्रेट लाइन जो भी होगी वो क्या होगी, आपके पास बेस होगी। तो इस ट्रायंगल में आपके पास जो बेस है वो एफ जी है और आपको फाइंड क्या करना है, ए एफ। जबकि इस ट्रायंगल में आपको ए ई फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में आपको बी सी फाइंड करना है, जबकि इस ट्रायंगल में आपको ए सी फाइंड करना है। जब आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप साइन का फार्मूला लगाते हैं, जब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना हो यानी बेस आपको फाइंड करनी है तो फिर आप क्या करते हैं, कॉस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इन चारों ट्रायंगल्स में 1 2 3, इन तीनों ट्रायंगल्स में आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप साइन का फार्मूला लगाएंगे, जबकि इस ट्रायंगल में आपको बेस फाइंड करनी है और बेस के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, कॉस का। एनीवे आप इसे सॉल्व करेंगे लेक्चर, क्योंकि इसी डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो मैं इनको डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ये डब्ल्यू तो मैंने लिखा उसी तरह से, और ए से लेकर जी तक सॉरी ए एफ अगर मुझे फाइंड करना है तो ये मेरे पास इक्वल होगा L/2 साइन 45 डिग्री थीटा लिखना है, प्लस आ गया W/2, और ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो x साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एस। बी सी अगर हमें फाइंड करना है तो L cos 45 डिग्री प्लस S/3। ए सी अगर हमें फाइंड करना है तो ये होगा L साइन 45 डिग्री। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम रिजल्ट फाइंड करते हैं। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। इसे हम रेज करते हैं और दिस पोर्शन W लिखा, L/2 लिखा, साइन 45 1/√2 प्लस W(x/2) साइन 45 अगेन 1/√2 L इंटू S 1/√2 प्लस SL/3 साइन 45 1/√2। अगर हम 1/√2 होल टर्म में से कॉमन लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे होगा W(x/2) इज इक्वल टू LS प्लस SL/3 माइनस WL/2। W/2 x है, हमें x चाहिए तो W/2 को आप राइट साइड पे ले जाएं। जब हम इसे राइट साइड पे लेकर जाएंगे और इसके साथ साथ हम s की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है इक्वल 9W/14। इससे क्या होगा, W दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। तो बल्कि ऐसा करते हैं कि हम s की वैल्यू ही पुट करते हैं, तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा W/2 x इज इक्वल टू LS, L उसी तरह से रहने देते हैं, S की जगह पे 9W/14 लिखा प्लस L, S की जगह पे 9W/14 और L/3 था माइनस WL/2। तो ये W/2 इसके साथ कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल, L/2 सॉरी L/2 नहीं W/2 ये कैंसिल। तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, 9L/7 प्लस 3 3 9 प्लस 3L/7 माइनस W। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें मजीद तो ये इस तरह से आएगा 9 प्लस 3 माइनस 7 L/7 इज इक्वल टू x। तो 9 प्लस 3 12 माइनस 7 5/7 और L की जगह पे हम 70 फीट पुट करते हैं। यहाँ पे L हमें पता है किसके इक्वल है, 70 फीट है और ये गिवन है क्वेश्चन में। 7 10s are 70, 5 10s are 50। तो इसका मतलब है कि जब वो बंदा 50 फीट की हाइट पे पहुंचेगा तो वहां से वो स्लिप हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 से पहले एमएन थ्योरम का हमें पता होना ज़रूरी है। और एमएन थ्योरम क्या है, ये यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 3.3 है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, जस्ट हम आर्टिकल की हेडिंग लिखेंगे, आर्टिकल को ड्रा करते हैं क्या है ये आर्टिकल। तो यहाँ पे अगर ये मेरे पास कोई A B C ट्रायंगल है लाइक दिस,
अगर ये ABC कोई ट्रायंगल है और मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करती हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट P। तो अगर ये A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, मैं कहती हूँ ये डिस्टेंस मेरे पास M के इक्वल है, और P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है ये N के इक्वल है। इसके साथ साथ मैं ये कंसीडर कर लेती हूँ कि इस जगह पे मेरे पास एक एंगल है जो कि है थीटा, और इसके साथ साथ इस साइड पे एक एंगल मौजूद है और इस एंगल को मैं नाम देती हूँ फाई का। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर ये पॉइंट C, इस जगह पे एक एंगल है जिसका नाम अल्फा है, और इस वाले एंगल को मैं नाम दे देती हूँ एंगल बीटा। तो दिस वन इज पॉइंट C, ये वर्टेक्स C है। अब अगर मैंने MN थ्योरम लिखना है फॉर थीटा और MN थ्योरम फॉर फाई, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? ये M और N, ये जो रेशो है इसको मैं इस तरह से लिखूंगी M प्लस N कॉट थीटा, या फिर मैं इसे यूज करूंगी M प्लस N कॉट फाई। ठीक है, अगर मुझे थीटा लेना है तो थीटा लिखूंगी, और अगर मुझे फाई लेना है तो मैं फाई लिखूंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने थीटा ले लिया ये वाला, तो मैं यूज करूंगी पहले M को। मैंने यहाँ पे लिखा M, और उसके साथ मैंने जो पहले एंगल यूज किया वो होगा अल्फा। ठीक है, M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा। और अगर मैं फाई लूंगी तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगी, ये वाली रेशो N यूज की और इसके साथ ये वाला एंगल बीटा यूज किया, N कॉट बीटा माइनस मैंने रेशो M यूज की और इसके साथ मैंने अप्लाई किया कॉट अल्फा। तो ये MN थ्योरम है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद से करना शुरू करते हैं। और अगली एग्जांपल नंबर 6 की स्टेटमेंट है, A uniform rod slides with its ends on two fixed equally rough rods, one being vertical and the other inclined at an angle alpha, इतनी to the horizon। इतनी जो स्टेटमेंट है इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। A uniform rod slides with its ends on two fixed equally rough rods, दो रॉड्स हैं जो कि फिक्स हैं और उनके ऊपर एक तीसरी रॉड जो है वो स्लाइड करती हुई आ रही है। ये कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास XY एक्सिस है, इस XY एक्सिस के ऊपर एक ये रॉड है, एक ये रॉड है। ठीक है, ये एक रॉड फिक्स है वर्टिकली, जबकि ये जो दूसरी रॉड है ये इस तरह से है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा जो है ये क्रिएट करती है, जबकि जो तीसरी रॉड है वो इन दोनों के ऊपर मूव कर रही है। लाइक ये कुछ ऐसी हैं और ये इनके ऊपर इस तरह से करके मूव कर रही है। ठीक, तो अब हम इसको जरा ड्रा करते हैं कि दो रॉड्स हैं जो कि फिक्स हैं, एक रॉड वर्टिकली है जबकि दूसरी रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रही है और इनके ऊपर ये एक मूवेबल रॉड है। अगर ये सीन कुछ इस तरह का ही है कि वाकई ही इसमें जिस तरह से रॉड्स को एक्सप्लेन किया गया है तो वो कुछ यूं बनेगी इमेज कि ये हमारे पास XY एक्सिस है और यहाँ पे ये एक रॉड है और इसी तरह से एक रॉड यहाँ पे है और ये जो रॉड है ये यहाँ पे एंगल बनाती है अल्फा। एक थर्ड रॉड है, वो जो थर्ड रॉड है जो कि मूवेबल है, ये दोनों फिक्स हैं। उस थर्ड रॉड, वो थर्ड रॉड कुछ यूं इनके ऊपर पड़ी है। अब अगर ये इस तरह से है और ये इनको टच कर रही है तो इस रॉड का यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो G है और G से वेट इसका डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे हम अल्फा लेते हैं एंगल। ये जो मूवेबल रॉड है इसको नाम हम दे देते हैं A का, ये पॉइंट इसका B है। अगर ये रॉड इन दोनों रॉड्स को दो एंड पॉइंट्स पे टच कर रही है तो यहाँ से रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। कलर चेंज करते हैं मार्कर का। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, इस रिएक्शन को नाम दिया हमने S का, और इसी तरह से एक रिएक्शन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और इस रिएक्शन को नाम दिया गया R का। आगे चलते हैं। शो दैट द एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द मूवेबल रॉड, कि मूवेबल रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब मूवेबल रॉड यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस हम लोगों ने ये पढ़ा था रोटेशन ऑफ एक्सिस और इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अगर हम एक्सिस को ट्रांसलेट करें
सादा ज़बान में अगर हम इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लें जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो ये जो मूवेबल रॉड है ये इस लाइन के साथ यहाँ पे जो एंगल बना रही है उस एंगल का नाम है थीटा। When it is on the point of sliding is given by tan थीटा। अगर ये मूव कर रही है और ये गिरने लगी है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे जो tan थीटा हमें ये वाला आंसर लेकर आना है इस तरह से। अब इसी को मैं थोड़ा सा क्लियरली इस इमेज को मैं बनाती हूँ। मैं इसकी जो डेफिनेशन है इसको डिलीट कर रही हूँ, रेज कर रही हूँ और इस इमेज को मैं क्लियरली दोबारा से बनाती हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो इमेज दोबारा मैंने ड्रा किया। ये मैंने रॉड रखी ए बी मूवेबल, मूवेबल रॉड का फिक्स रॉड के साथ रिएक्शन, फिक्स रॉड के साथ रिएक्शन एस। ये सारी बातें तो हो गई। अब हम इसे लिखते हैं और हम यहाँ भी कहते हैं लेट ए बी द मूवेबल रॉड let A be the movable rod here are three forces acting on the rod, namely उनके नाम है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फिक्स रॉड एंड इट्स वेट। जो रिएक्शन ऑफ फिक्स रॉड हैं वो क्या है, आर एस एंड डब्ल्यू। ये तीन फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं और फॉर इक्विलिब्रियम दीज फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट। फॉर इक्विलिब्रियम these forces must be concurrent। लेकिन आर की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, एस की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, और इसके साथ साथ हमें ये पता है क्योंकि आर रिएक्शन है और अगर आर रिएक्शन है और एस भी रिएक्शन है तो एस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो लैम्डा होगा क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लैम्डा होता है। इसी तरह से हम ऐसा करते हैं कि ये जो आर है इक्विलिब्रियम के लिए हमने कहा कि इन फोर्सेस का कंकरेंट होना जरूरी है, तो हम ऐसा करते हैं वेट को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे आके इससे मिला। इसी तरह से हम आर जो है इसका एक रिजॉल्व पार्ट लेते हैं और इसे भी हम मिला देते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे ये जो आर है, ये जो एंगल एक्चुअली आर का जो एंगल था टोटल वो एंगल ऑफ 90 डिग्री था। तो अगर हम इस एंगल को लैम्डा लेते हैं तो आर का ये जो टोटल एंगल था ये 90 डिग्री था। अगर ये 90 डिग्री था क्योंकि रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर ये वाला हिस्सा हम लैम्डा लेते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं रेड से थोड़ा सा बोल्ड करती हूँ, ये इतना पोर्शन जो है ये क्या होगा, ये 90 माइनस लैम्डा होगा। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, 90 माइनस लैम्डा। अगर ये यहाँ पे अल्फा है तो इस जगह पे 90 डिग्री है, डेफिनेटली ये जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा होगा। ऑक्सफोर्ड की बुक्स में भी और इसके अलावा भी हमने कहा कि ये और ये एंगल 1 3, एंगल 2 और 4, एंगल 1 इज पैरेलल टू इज इक्वल टू एंगल नंबर 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर इस चीज को देखें तो अगर 90 माइनस अल्फा है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। इस पूरे क्वेश्चन में गेम ही सारी एंगल्स की, अगर आपको एंगल्स की कंस्ट्रक्शन समझ आ जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसी तरह से अगर ये थीटा है और ये एक ट्रायंगल बन रही है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट, इसको मैं नाम देती हूँ ई का, और क्योंकि मैंने ये सारे वर्टिसेस के नाम रेड से लिखे हैं तो मैं इसको भी रेड से लिखती हूँ ई, और इसको मैंने पॉइंट ओ का नाम दे दिया, और ए बी कोई ना कोई सी भी होना चाहिए, लेट्स सी ये सी डी ई। अब ठीक है, तो अगर ये हमारे पास एंगल इस जगह पे एंगल ऑफ 90 डिग्री है तो इस जगह पे भी एंगल ऑफ 90 डिग्री है। अगर ये ट्रायंगल ली जाए बी ई जी, तो बी ई जी ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन इसे मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ बी ई ओ, तो इसका एक एंगल लैम्डा है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस लैम्डा होगा। लिख दूं तो भी कोई हर्ज नहीं है, ना लिखें
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसे यूज ही नहीं करेंगे। अब बारी आती है इस एंगल की। ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल की, अब वहां पे दो एंगल इकट्ठे हो गए हैं तो गड़बड़ होगी। ऐसा करती हूँ, मैं इसको रेड से मेंशन कर देती हूँ कि ये यहाँ पे एक एंगल है, और ये जो एंगल है ये होगा अल्फा प्लस लैम्डा। अब ये अल्फा प्लस लैम्डा कैसे आ गया, ये चेक करनी बाकी है। तो इसको हम लिखते हैं, लेट द रिएक्शन ए एंड बी for equilibrium these forces must be concurrent. Let the reaction A and B meet at O, therefore the vertical through G must passes through O. ये लिखा भी जा सकता है। अब हम ऐसा लिखते हैं, नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक, अगर हम इस फिगर को देखें विद रिस्पेक्ट टू फिगर, और इस फिगर को देखें तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है, एंगल ओ ए डी, मैं इस ट्रायंगल में हूँ ओ ए डी विद रिस्पेक्ट टू फिगर, और इसके साथ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए डी। अगर हम एंगल ओ ए डी की बात करते हैं तो ये जो ओ और ए है, ये वाला एंगल जो है ओ ए, तो एंगल ए जो है ये इक्वल होगा 90 माइनस लैम्डा। कैसे होगा ये मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में जो एंगल ओ डी ए है, एंगल ओ डी ए, ये बराबर है 90 माइनस अल्फा के। और इसी ट्रायंगल का अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल ओ, तो फिर हमें देखना पड़ेगा ये किसके इक्वल है, एंगल ए ओ डी। तो ये बराबर है किसके, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी। ठीक है, तो जरा हम इसको चेक तो करें कि ये आ क्या रहे हैं। सम ऑफ एंगल्स जो है एंगल ए ओ डी लेने के लिए कैसे होगा, कैसे 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 हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस, यहाँ पे लिखें फॉर एंगल ए ओ डी, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो एंगल ए 90 माइनस लैम्डा प्लस एंगल ओ हमें नहीं पता, लेकिन एंगल डी का मुझे पता है कि ये 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेयर एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस लैम्डा माइनस 90 प्लस अल्फा। तो माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 180 प्लस 180 से कैंसिल, और इस तरह से हमारे पास जो आंसर होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस लैम्डा एंगल ओ। ये वो चीज़ है जो मैंने कहा था कि मैं डिस्कस करूंगी कि ये अल्फा प्लस लैम्डा किस तरह से आता है, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ बी ओ जी, तो या मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ बी जी ओ, तो फिर देखती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ बी ओ जी, तो इसमें चीज़ें किस तरह से हैं, इन ट्रायंगल बी जी ओ। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें जो मेरे पास एंगल है, एंगल बी ओ जी, यहाँ पे है एंगल बी ओ जी, ये बराबर है 90 माइनस लैम्डा, और इसके साथ है एंगल बी जी ओ, तो ये बराबर है 90 माइनस थीटा। क्योंकि मुझे एंगल थीटा की ज़रूरत है, और अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो मेरे पास रेशो लग रही है वो है, इस ट्रायंगल को अगर हम यूज करते हैं, इस बड़ी ट्रायंगल को बी ओ ए को, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है। डिस्टेंस बी जी, क्योंकि ए और बी के बिल्कुल सेंटर में से इसको जी जो है वो कट करता है, तो इसका मतलब है ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस और जी से लेकर बी तक का डिस्टेंस इक्वल है। लेट्स सपोज कि ये 1 के इक्वल है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। ये वो जगह है जहाँ पे मैं इस एम एन रूल का अप्लाई करूंगी। अब अगर मैं देखूं कि m प्लस एन में मैं इस 1 को m का नाम दे देती हूँ, इस 1 को n का नाम देती हूँ, और अगर मैं इसको m एन रूल इसके ऊपर अप्लाई करूँ, और मुझे फाइंड क्या करना है, आंसर में मुझे थीटा लेकर आना है, जिसका मतलब है मुझे 90 माइनस थीटा यूज करना है, ये वाला एंगल। अब जो मेरे पास ट्रायंगल बन रही है वो है ओ बी ए, मुझे इस ट्रायंगल को यूज करना है इस तरह से, ये ओ, यहाँ पे पॉइंट ओ था, ठीक, और चलें ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ओ है, इस जगह पे पॉइंट जी है, इस रेशो को 1 का नाम देते हैं, ये ए है ये बी है, और यहाँ पे ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी, और इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 90 माइनस थीटा, जबकि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है
90 माइनस लेमडा, और इस जगह पे जो एंगल है वो है अल्फा प्लस लेमडा। एम थ्योरम को अगर मैं रिलेट करती हूँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये फाइव वाला अप्लाई हो रहा है, और अगर हम इस फाइव वाले को अप्लाई करेंगे तो एम की जगह पे हमने लिखा N1 बाय एन थ्योरम। अगर मैं एन थ्योरम अप्लाई करती हूँ तो m की जगह पे मैंने 1 लिखा, n की जगह पे मैंने 1 लिखा, कॉट ये जो फाइव वाला था फार्मूला, इसमें फाइव की जगह पे मैंने पुट किया 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसे दोबारा से करते हैं, m प्लस एन कॉट 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा इसे साइड पे लिखते हैं, 1 प्लस 1 कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने दोबारा से लिखा n की जगह पे 1 लिखा, और इसके साथ मैं इसको ले रही हूँ, मैंने ये लिया, और इसके साथ मैं लिखूंगी कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा प्लस लेमडा। ठीक है, ये लिखा, माइनस में लिखूंगी 1 और कॉट 90 माइनस लेमडा, जगह शॉर्ट है तो मैं इसे बोल के लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 1 प्लस 1 2, कॉट 90 पे चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस लेमडा माइनस टेन लेमडा। टेन अल्फा प्लस लेमडा के ऊपर टेन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और टेन का फार्मूला होगा टेन अल्फा प्लस टेन लेमडा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन लेमडा माइनस टेन लेमडा। और हमें ये पता है कि टेन लेमडा जो है वो बराबर है म्यू के, तो इसकी जगह पे अगर हम म्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा टेन अल्फा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, और इस टेन लेमडा की जगह पे हम म्यू पुट करते हैं, और इसे मैं पहले लिख देती हूँ, माइनस लिखा मैंने म्यू, एलसीएम लिया और कुछ इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, और माइनस से ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 माइनस 2 टेन अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस म्यू टेन अल्फा, इस तरह से। और अगर मैं अगले स्टेप में इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाऊं और ये डिवाइड हो जाए तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा जो मुझे फाइंड करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, और कल इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 7 8। अल्लाह हाफिज़।